खुश करने के लिए प्रशासन में उनकी संख्या को बढ़ाना चाह रही थी, है ना? तो इस वजह से 1961 के में देखेंगे आप कि भारतीयों का जो परिषद है वायसराय का, विधान परिषद वगैरह, उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है। तो उसी के कंटिन्यूटी में जो है 1892 का जो एक्ट है, उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया है ना? तो इसका चर्चा थोड़ा नहीं है। बाकी अभी जो आपने प्रश्न भेजा, कृष्णकांत जी का जो आंसर भेजा है, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है, कांग्रेस का भी जिक्र किया है इन्होंने। तो ये मैं फिर सर पढ़ने के बाद विशेष रूप से इस पे बता पाऊंगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिया है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इनके रिप्रेजेंटेशन को लगा दिया जाए। और जो 2 बच्चे थे उन्होंने भी लिखा है, अच्छा प्रयास किया है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि मुझे पर्सनली मैसेज करके कह रहे थे कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो क्या किनको दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सा वो बता दें, ताकि हम फिर आगे अच्छे से चीजों को समझा सकें और अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकें। तो बताएं कि किन हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, कैसे क्या डिफाइन करूँ, क्या कंक्लूजन, क्या उसका भूमिका दिया जाए, नहीं समझ में आ रहा था सर। बहुत देर तक कॉपी पेन लेकर बैठी रही, फिर छोड़ दी। मैं सोची पहले कॉपी चेक कर लेती हूँ, कोई लिखते हैं उसके बाद शुरू करूँगी। थैंक यू वेरी मच कि सबसे पहले तो आपने प्रयास किया, एटलीस्ट आपने प्रयास किया, ये बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं, हर चीजों की शुरुआत जीरो से ही होती है। आपने 1-2 कॉपी देख ली है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है लिखने में ये बड़े क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे ना, धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन दिया करेंगे, एकदम बिल्कुल बच्चे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन दिया आप करेंगे। तो कौन ऐसे और लोग हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है? बताएं, प्रॉब्लम क्या हो रही है वो बताएं। म्यूट कर लेंगे, जो नहीं बोल रहे हैं वो म्यूट कर लेंगे प्लीज। अगर किन्हीं को बोलना है तो जल्दी से बोल लें। सर स्टार्ट करें सर, बता दीजिए ना। ओके, कोई नहीं बोल। आदित्य सर बता दें कि ये जो स्टार्टिंग से लिखना चाह रहे हैं वो कैसे लिखें इन चीजों को। जी सर, सबसे पहले तो जब ये प्रश्न आप लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपको पहले इसका थॉरो नॉलेज होना चाहिए, है ना? अगर आप ये मत समझिए कि सिर्फ 1892 का ही अधिनियम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको समग्र रूप से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से जितने भी अधिनियम आए हैं, जितने भी कानून आए हैं, उन सबका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे। देखिए, इतिहास में क्या होता है कि कोई भी घटना जब घटित होती है, तो उसके साथ उसका कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि होता है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे, उसका आंसर आप नहीं लिख सकते। अगर आप सिर्फ 1892 के अधिनियम को लिखने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है, प्रावधान लिख देंगे, लेकिन वो प्रावधान क्यों लाया गया, क्या वजह थी कि भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, क्यों उनको पूरक प्रश्न, क्यों बजट पे चर्चा करने का दिया जा रहा है उनको पावर, इन सबको जानने के लिए आपको पहले बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, है ना? देखिए, क्या हुआ था 1885 में जो है कांग्रेस का निर्माण हुआ, सभी जानते हैं इस बात को। तो कांग्रेस का जो नरम दल था, वो लोग भी भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन चाहते थे विधान परिषद में, हेलो है ना? और सर, इसकी एक जी सेकेंड सर। जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर जैसे मुझे पता है कि 1857 या भारत शासन अधिनियम का सर क्या है, बट मुझे सर ये समझ नहीं आता है कि सर मैं मेन पार्ट में क्या डिस्क्राइब करूं और फिर बॉडी में क्या दूं और फिर कंक्लूजन में क्या दूं। ये मुझे नहीं समझ पा रहा है, मतलब नहीं आता ओके समझ में कि मैं कैसे करूं। ये ओके चीज बस सर मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं कल कोशिश करूंगी लिखने का। ठीक ठीक ठीक। देखिए, एक तो आपके वो सर बता भी रहे हैं और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ भी है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बता दे सर, पहले सर बता दें। यस सर। जी जी, तो देखिए, आप जो है ना, जो क्या नाम है आप जो मैम बोल रही हैं, सोनम सर। जी जी, सोनम जी। देखिए, असल में आप ना सिर्फ प्रॉब्लम को समझिए पहले पूरा डिटेल में, है ना? ओके आप सर। सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मत सोचिए, पहले समझ देखिए क्या होता है ना, इनटेक जब आपका ज्यादा होगा तो उसका आउटकम भी निकलेगा, ठीक ओके सर। है ना? ऐसा मत समझिए कि ये समस्या गंभीर है ना? इसका इलाज जो है एक दिन का नहीं है, ठीक है? हाँ। मतलब कहने का है कि आपको समग्र रूप से ही समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसका बेहतरीन आंसर लिख पाएंगे। ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है,
है ना? हमको पता है कि आप पढ़ी हैं इन चीज़ों को, लेकिन हम लोग जो है कई बार क्या होता है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो पढ़ते हैं ना, तो उसको लिखने में बहुत कठिनाई होती है। देखिए आपको सब मालूम होगा है, 1892 का जो अधिनियम है उसके मुख्य प्रावधान जो है उसको आप उँगली पे 5 पॉइंट हमको गिनाइए, अगर आप कर सकती हैं तो। हाँ सर, नहीं आता। जी, प्रयास कीजिए। कुछ भी आपको याद आ रहा हो ना, कुछ भी, आप हमको बस 5 पॉइंट बताइए। कोई और भी बता सकते हैं। जी, मतलब देखिए हम कोई प्रेशर नहीं, हम आपको बस समझा रहे हैं कि 5 पॉइंट का कहने का मतलब क्या? आप पहले तो ये कह सकती हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जो है बारंबारता में लाया गया है ये, ठीक है? अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो बात तो बना सकते हैं ना आप, पहले वही बनाइए, ठीक है? कांग्रेस के बनने के बाद ये पहला अधिनियम था, ये भी तो आप बोल सकती हैं, ठीक है? भारतीयों का जो है प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, ये बोल सकती हैं। संख्या नहीं याद है तो कोई बात नहीं है कि कितना से कितना किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाया गया ना, ठीक है? बजट पे प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछने का उसको पावर दिया गया। स्टेट में जो गवर्नर्स हैं, उनको पावर दिया गया कि वो जो है नॉमिनेट कर सके लोगों को। अब इस तरीके से देखिए 4-5 चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर पाए। अब ये चीज़ जो है ना, आप जब पीटी का पढ़ रही होंगी बुक या सिलेबस, उसमें ही ये सारी पॉइंट्स आ गई होंगी। अब इन्हीं चीज़ों को हमको है एक बेहतर तरीके से इसको लिखना है, ठीक है? ये चूँकि बड़ा प्रश्न है नहीं तो बस 2 पेज में बहुत हो जाएगा, है ना? 100 से 150 वर्ड में आप लिख दीजिएगा। भूमिका कोशिश कीजिए 30 से 40 वर्ड में, ये भी ज़्यादा हो गया, है ना? कोशिश कीजिए 20 से 30 वर्ड में लिखने का, ठीक है? तो उसमें क्या लिखिएगा? तो उसमें लिखिएगा कि अंग्रेजों के द्वारा जो अधिनियम पास किए जा रहे थे, उसी के बारंबारता में है। 1861 के बाद आया है ये। इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, इतना आप लिख सकती हैं। अब उसकी उपलब्धियां लिखिए, जो मेन बॉडी आ जाएगा, तो उसमें उपलब्धियां लिखिए। अभी देखिए रुपेश सर जो एक कॉपी दिखाएंगे आपको, उसमें उसी तरीके से लिखा गया है, तो इससे भी काफी कुछ मिलेगा सहायता, ठीक है? हम देखिए हम आपको ना एक बेसिक चीज बताते हैं। देखिए हम सब जो है स्टूडेंट रहे हैं और यही जो समस्या से आप गुजर रही हैं उसी से हम लोग गुजरे हैं। तो मैं पर्सनली जो है हम क्या नियम अपनाते थे हम उसके बारे में बताते हैं। हम ना फिंगर वाला रूल अपने लिए अपनाते हैं कि आपका जो आप हाथ है ना, हथेली, ठीक है? तो उसमें आप गौर कीजिएगा कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है ना, लिखने पढ़ने का, ये सब हम लोग थंब और थंब के बगल वाला जो फिंगर है उससे करते हैं, ठीक है? समझ रही हैं? तो क्या होता है ना, हम इसका मतलब ये है कि जब हम कोई क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो हम सीधा सोचते हैं कि हमको 5 पॉइंट इसमें लिखना है। इसमें और आ जाए वो बढ़िया बात है, बट सीधा बात है कि हम 5 पॉइंट लिखेंगे और पहला पॉइंट यानी थंब जो है ना, मेरा थंब फिंगर है, उसमें हम कुछ ऐसा पॉइंट लिखेंगे जो सबसे बेहतरीन पॉइंट हो, ठीक है? यानी उसका उसका सार हो उस पूरे अधिनियम का, ठीक है? दूसरा लिखेंगे उसको समझाते हुए लिखेंगे, ठीक है? और जब 2 पॉइंट में हमारा सारा वजन आ जाएगा ना, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑटोमेटिक आप लिख पाइएगा। ये हर क्वेश्चन में ये नियम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा चीज ये हम बताते हैं आपको कि इस क्वेश्चन में आलोचना भी करना है आपको थोड़ा, ठीक है? अंग्रेज सब कुछ अच्छा तो नहीं किया इस अधिनियम में, तो आलोचना भी है इसके साथ साथ करनी है। जैसे कि अंग्रेजों ने प्रतिनिधित्व तो भारतीय लोगों को दिया, लेकिन उनको ठीक से जो है ना पूरा आजादी नहीं दी, है ना? तो आप देखिए इसके पॉजिटिव में क्या होगा, प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, लेकिन निगेटिव में क्या हो गया कि उनको पावर ही नहीं दिया गया। तो इस तरीके से एक ही पॉइंट का आप 2 भाग में विभाजन कर लीजिए, या फिर ऊपर में पहले उपलब्धि लिख लीजिए और नीचे में उसका सारा नकारात्मक पहलू लिख लीजिए, या फिर उस पेज में बीच में एक लाइन दे दीजिए, एक तरफ उपलब्धि लिखिए, एक तरफ उसका नकारात्मक पक्ष लिखिए और लास्ट में जो है निष्कर्ष लिखते हुए खत्म कर दीजिएगा। निष्कर्ष में लिख दीजिएगा कि इस प्रकार देखा जा सकता है कि उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से या जो थॉट आप लिखी है उसके माध्यम से कि अंग्रेजों ने प्रयास तो किया, लेकिन सूक्ष्मता से देखने पर यह ऐसा महसूस होता है कि ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के लिए ही किया गया था, ठीक है? अंग्रेजों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। इस तरीके से लिख के और आप अंत कर सकती हैं, ठीक है? बाकी अभी देखिए, अभी रुपेश सर बताएंगे, बेहतरीन इतिहास में सर का कंटेंट रहता है, बेहतरीन गाइड करते हैं ना, एक बार उनका हम लोग सुनते हैं पहले। नहीं, बिल्कुल सर, आप जो बता रहे हैं बहुत ही धीरे-धीरे और जिन्हीं का क्वेश्चन है ना सर, तो हम चाहेंगे कि वो सब एक बार ही क्वेश्चन दे दें, हाँ, पहले ताकि एक बार ही डिसीजन क्वेश्चन ले लें ताकि चीजों को फिर बताने में मुझे आसानी हो जाएगी और आप भी बहुत आसानी से सर बता सकेंगे। इसलिए और जिनका भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लें कि दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, बेसिक टू एडवांस हम लोग चलेंगे। ठीक है, फिर चीजों को हम बताएंगे। सर मैं ट्रेन में हूँ, जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर
ऐड करें, सबमिट करेंगे सर। ओके, कोई नहीं। और किन्हीं का कोई प्रॉब्लम आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम क्या आ रही है वो बताएं। जैसे कि ये बताइए कि हेलो, गुड इवनिंग सर। यस यस सर मैं लिख नहीं पाई सर, बट मैं दोनों लिख सकती हूँ अच्छे से। ओके और मैं किसी दिन लिख कर भेज दूंगी। आज मैं क्योंकि ओके ओके 7:30 तक तो क्लास चलती है। ओके 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 ठीक है। और किन्हीं का टाइम मिले तो मैं लिख के सेंड कर दूंगी। ठीक ठीक। नहीं तो अगर ओनली बोलना है तो बोल सकते हैं। कोई नहीं, ओरली बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग में तो वो बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, लिख नहीं पा रहे, भूमिका नहीं बना पा रहे, बॉडी में नहीं लिख पा रहे, कंक्लूजन में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो बताएं मुझे अभी। हाँ अच्छा, बताएं क्यों कोई। नहीं सर। हाँ हाँ बताएं, कोई है, जल्दी जल्दी बोलें, क्लास है ना। सर मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, मैं लिख नहीं पाती हूँ। ओके ठीक है। तो देखिए, एक तो सवाल जो लिखने का बड़ा ओरली सा, बता मतलब वो समझाने के लिए समझा सकती हूँ, लेकिन लिखने टाइम मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे लिखूं। अच्छा आप समझा सकते हैं तो बताइए जरा, चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ 4-5 लाइन बोलिए तो। मैसेज चंपारण सत्याग्रह। मैसेज टाइप करके भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैसेज टाइप करेंगे तो इजीली हम पढ़ पाएंगे और समय आपका नहीं जाएगा ज्यादा। बोलिए बोलिए, चंपारण जो के बारे में आज बोलिए। जो था ना, क्या आप वही, चंपारण के बारे में तो याद कोई नहीं बात नहीं है, यही बताइए। ये था ना 1892 का अधिनियम, इसी के बारे में कुछ बताइए। है। 1892 में हुआ था क्या कि तो ये निर्वाचन के लिए हुआ था। निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हुआ था और इसमें कार्यकारिणी का जो मतलब सदस्य की संख्या बढ़ाई गई थी। और इसमें इसमें मतलब प्रश्न पूछने के लिए मतलब 6 दिन पहले सूचना देने के लिए रहता था। अच्छा, चलिए। और इसमें पूरक प्रश्न नहीं ठीक पूछने के ठीक, लिए ओके था। ओके। देखिए, जैसा कि आदित्य सर ने बताया, म्यूट कर लीजिए। जैसा कि आदित्य सर ने बताया जी। कि चीजों के बारे में बहुत सारी जो है कि जानकारी आपको होनी चाहिए। वो थोड़ी सी जानकारी से आंसर नहीं लिख पाएंगे। यही होता है कि जब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं, वो ऑब्जेक्टिव वाला बुक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे लिखने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, जो सर ने बताया कि बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए। देखिए, मैं कोर बात बताने का प्रयास करता हूँ कि अभी तो ये बहुत आसान आसान लेवल पे हम लोग चल रहे हैं। जब डेप्थ में आप जाएंगे तो ये होगा कि अगर आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखना है, खास करके बीपीएससी जिस तरीके से यूपीएससी लेवल पे जा रहा है, यूपीएससी में तो ये सत्यता फॉलो किया जा रहा है अब, कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो जैसे कि आप हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हैं, सिर्फ मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए अच्छे से, सोसाइटी का पता होना चाहिए अच्छे से, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर वगैरह का भी अच्छी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो ज्योग्राफी का तो नॉलेज होना ही चाहिए, साथ के साथ एग्रीकल्चर का नॉलेज होना चाहिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज का बेस जब बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, तभी आप एक अच्छे आंसर को इस लेवल पे लिख पाएंगे जो एक कॉपी आपके सामने दिख रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, इससे भी अच्छा से लिख सकते हैं, ये इनका भी अच्छा प्रयास है। तो नॉलेज का बेस बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है, एटलीस्ट आप उतनी रिसर्च नहीं कर सकते हैं, अभी आप छोटे हैं, छोटे इन द सेंस छोटे नहीं हैं, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग जब कर रहे हैं, तो जो टॉपिक दिया जाए, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो या फिर 1892 हो या पटना कलम हो, जो भी दिया जाए, उसको प्रयास करें कि 1 बुक से, 2 बुक से, 3 बुक से या एटलीस्ट 2 बुक से ज़रूर पढ़ें पहले। पढ़ने के बाद उसकी भूमिका लिखें। भूमिका में क्या होता है, किसी भी चीज़ का परिचय दिया जाता है, कि इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हम किसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद है कि चंपारण सत्याग्रह पे लिखना है या 1892 पे लिखना है या 1857 पे लिखना है। तो उसमें जाएँगे कि हुआ क्या-क्या था? या फिर चंपारण सत्याग्रह में हुआ क्या-क्या? या इस 1892 के अधिनियम में किस तरीके से आया, किस तरीके से वोटिंग का बात चल रहा था, बजट पे डिस्कशन का बात चल रहा था, कि इसके पहले क्या हुआ था, कांग्रेस का किस तरीके से स्थापना हुआ, उसके बाद फिर गरम दल की क्या हुई, नरम दल में क्या चाहता था, कांग्रेस के को किस सॉरी अंग्रेज जो है कि किस तरीके से इंडियन को पावर नहीं देना चाहते थे, फिर भी सिर्फ एक दिखावे की बात थी। तो इन सारी चीज़ों को उसके बॉडी में लिखेंगे। उसके बाद फिर कंक्लूजन पे जाएँगे।
कंक्लूड करेंगे चीजों को कि जो आपने सारी बातें लिखी, अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो उन्हीं 2-4 पॉइंट को लेकर के आप कंक्लूड कर दें। सिर्फ ये स्टार्टिंग का कंक्लूजन बता रहे हैं, ये एक अच्छा कंक्लूजन नहीं माना जाता है, बट अभी आप जो है कि स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं तो कंक्लूजन में सिर्फ उन सारी बातों को नहीं लिखा जाता है, आपका अपना कोई थॉट है, अपना कोई निष्कर्ष है, तो उनको लिखा जाता है, एक बात। दूसरी बात है कि अभी क्वेश्चन जो मिल रहे हैं आपको बहुत ही सीधे-साधे मिल रहे हैं कि इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन सिर्फ इस लेवल पे नहीं होता है। जैसे कि आपको उसमें बहुत सारे टेल पार्ट मिलेंगे, क्वेश्चन के भी बहुत सारे अंग मिलेंगे, जैसे इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन, एग्जामिन, इवैल्यूएट। इन सब शब्दों का मतलब क्या होता है? इन्यूमरेट, इन सब शब्दों का क्या मतलब होता है? एक दिन हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे आपके साथ बैठ के कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन आया, तो क्या करेंगे? एग्जामिन आया, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज आया, तो क्रिटिकली एनालाइज में उसको पॉजिटिव भी देना है 60%, 40% नेगेटिव बातें भी बतानी है, 30% नेगेटिव बातें भी बतानी है, और फिर 10% में क्या करना है कि उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला करके पॉजिटिव एस्पेक्ट की ओर लेके चले जाना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिविटी में नहीं देना रहता है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन के साथ ये लागू होता है। तो इन सब चीजों को, उनके पॉजिटिव पक्ष को, उनके नेगेटिव पक्ष को कैसे लिखना है, वो हम लोग धीरे-धीरे बात करेंगे। अभी हम लोग बहुत बेसिक स्तर पे सीख रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग क्या करें कि जो नहीं लिखे थे आज, या फिर जो नहीं लिख रहे हैं, कम से कम कुछ भी लिखें। नहीं कुछ समझ में आता है ना, जो आप ऑब्जेक्टिव किताब में पढ़े वही लिख दें। कुछ मत कीजिए लाइन बाय लाइन, जैसे वो अभी कोई बोल रही थी, जो भी मैम बोल रही थी, मैं नाम भूल गया, जिनसे मैंने पूछा था 1892 के अधिनियम के बारे में। आपको 4-5 पॉइंट जो याद है ना, वही लिख दें, छोड़ दीजिए। लीजिए पेन उठाइए और लगाइए कॉलम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करके एरो मारते जाइए। सारी बातें तो कम से कम लिख दीजिए, उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको चीजें याद तो होंगी। लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। और आदित्य सर ने भी बहुत सही बताया कि ये एक दिन से नहीं होता है, ये महती प्रयास है, धीरे-धीरे भगीरथी प्रयास जानते हैं ना? उस तरीके से जब आप करते रहेंगे, चिरेवती, चिरेवती, तब जा करके एक दिन अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है? आदित्य सर। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसको जो है एकदम आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। आंसर राइटिंग का मतलब ही यही है कि आपको सारे डायमेंशंस पता होने चाहिए एक प्रश्न के, तभी आप एक बेहतरीन आंसर लिख पाएंगे। और देखिए एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि जैसा मेरा अनुभव है आंसर लिखने का एग्जाम हॉल में, क्या होता है ना कि आप यहाँ से बहुत तैयारी करके जाते हैं, बहुत कुछ सोच समझ के आते हैं। अधिकतर बच्चों के साथ ये होता है कि वहां जब आप लिखेंगे ना, तो लिखने में आप जो भी प्लान करके गए हैं वहां पे वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे वो आप एग्जाम रस ले लें, नर्वसनेस ले लें, तो उसके लिए भी तैयारी आपको पहले से करके जाना पड़ेगा। आपके मन के मुताबिक परीक्षा नहीं होगा, ये मतलब ही यही है, परीक्षा है ना, दूसरे की इच्छा है ना, कि बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप छोटी छोटी चीजों को, अपनी कमियों को देखें, स्ट्रेटजी बनाइए, क्या समस्या है, ठीक है। अपनी चीजों को कम से कम शब्दों में कहने का कला विस्तृत कीजिए। देखिए आप गौर करेंगे यूपीएससी में अभी कहते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम हो रहा है। उसका एक कारण जो है, बहुत सारे विशेषज्ञ ये भी निकालते हैं कि इंग्लिश में जो है लोग जो आंसर राइटिंग करते हैं वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अपने आप में पूरे फ्रेज को समेट लेता है ना। लेकिन हिंदी में इस तरीके का कम ही हो पाता है। उसी तरह जो है, तो क्या होता है कि हम लोग काफी शब्दों का चयन कर लेते हैं और हमारा आंसर बड़ा हो जाता है। तो इससे समय प्रबंधन में काफी दिक्कत होता है। तो अपने चीजों को एकदम कम से कम लिखें। अभी जो हम 5 फिंगर वाला जो आपको रूल बताए, वो इसी के लिए हम अपनाए थे कि हम कहीं ज्यादा चीज ना लिख दें, है ना। संतुलित, ऐसा ना हो कि पॉजिटिव में ज्यादा लिख दिए, निगेटिव में कम लिखे, कहीं ऐसा ना हो कि निगेटिव में ज्यादा लिख दिए। तो इसलिए जो है ये नियम अपनाने से क्या होता है कि एक बैलेंस्ड आंसर, बैलेंस्ड अप्रोच निकल के आता है। उसके बाद एक चीज और वर्क कीजिए कि अपने आंसर में जो है ज्यादा से ज्यादा आप डायग्राम, फोटो, मैप, जहां कहीं भी आपको लगे कि ऐसा दिया जा सकता है जरूर दें, है ना। पाई चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, बार ग्राफ जो बना सकते हैं, है ना। जैसे इसमें देखिए अभी जो रुपेश सर एक कॉपी स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, उसमें देखिए संथाल विद्रोह वाले प्रश्न में भी एक बिहार का नक्शा बनाया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाया जा सकता है। इसको ये कर सकते हैं कि नक्शा बना के उसको चारों तरफ से घेर दीजिए, उससे क्या होगा, नहीं थोड़ा सा जगह भी ऑक्यूपाई कर लेगा, तो स्मार्टनेस हो जाएगा इसमें आपके आंसर के साथ, ठीक है। बाकी ये तो बेहतरीन लिखे हैं, इनका प्रयास बहुत सराहनीय है। उसका देखिए जो पहला प्रश्न है इस क्वेश्चन में, तो इसमें भी जो है ये एक छोटा सा ग्राफ बनाने का कोशिश की, जिसमें एक लाइन के साथ 8 बिंदु जो है डाल दिए हैं इसमें,
ठीक है? तो ये सब बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। इस तरीके से ना आपका आंसर जो है बहुत बेहतर दिखता है। अच्छा, जब आप आंसर लिखिए तो एक प्रयास ये भी कीजिए कि आप जो है दोनों तरफ से पहले पेज को मोड़ दिया कीजिए, है ना? क्योंकि आपका जो कॉपी मिलेगा आपको बीपीएससी में, यूपीएससी में, वो बहुत मतलब देखने से A4 साइज़ लगता है, लेकिन दोनों तरफ से जो है उसमें कम से कम 3-3 सेंटीमीटर दबा हुआ रहता है वो। तो आपको मात्र 9 से 10 सेंटीमीटर ही मिलता है आंसर लिखने के लिए, ठीक है? तो आप थोड़ा ही लिखेंगे ना, उसी में आपका पेज भरा हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आंसर आगे से लिखें तो उसको ज़रूर आप मार्जिन छोड़ें, ठीक है? मार्जिन छोड़ने के बाद भी जो है थोड़ा-थोड़ा स्पेस दे के लिखें। आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव होगा, ठीक है? हेलो? और किन्हीं को कोई प्रश्न है तो पूछिए। सर किस बुक को फॉलो करें? जी, आप किस सब्जेक्ट के लिए पूछ रही हैं? पहले स्पेसिफिक होइए। सर इसी हिस्ट्री के लिए सर, मार्केट में तो बहुत सारी किताबें हैं, जी, तो जी, जी। जैसे स्पेक्ट्रम है या मीडियम बता बहुत दीजिए। और भी। हिंदी मीडियम सर। जी। सर आप बोलेंगे कि हम बताएँ? नहीं, आप बता दें सर, बिल्कुल। जी, जी। देखिए, इसमें जो है स्पेक्ट्रम का बुक है ना, उसको इस तरीके से लिखा गया है कि आप उससे एग्ज़ैक्ट आंसर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकती हैं। आपको कुछ छाँटना भी नहीं पड़ेगा, एग्ज़ैक्ट उसके मेन पॉइंट्स को भी आप लिख देंगे तो आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा, ठीक है? बाकी एनसीईआरटी वगैरह भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उससे जब आप उसको आंसर में आप ढालेंगी, तो क्या होगा कि आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको लेती हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए बिहार बीपीएससी में एक चुनौती ये भी रहती है कि इसमें संथाल, बिरसा मुंडा का आंदोलन, कुंवर सिंह, इन सब का जो प्रश्न पूछा जाता है, इन सब से संबंधित, ये सब प्रश्न आपको स्पेक्ट्रम में उस तरीके से डील किया हुआ नहीं मिलेगा, या फिर एनसीईआरटी वगैरह में। तो उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक जानकारी के लिए अलग-अलग किताब, अलग-अलग चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो बिहार के लिए जो है आपको रूपेश सर बताएँगे कि वो मुंडा वाला या ये सब कहाँ से लिख सकती हैं। और एक चीज़ और होता है मैम कि इतिहास में जो है ना अ, जो ट्राइबल रिफॉर्म वगैरह है, उन सब का आप एक बार आंसर तैयार कर लीजिएगा, 5-10 जी क्वेश्चन का, है ना? तो आप जी उसको ही बार-बार रिवाइज़ कीजिए, उसमें ही कुछ पॉइंट ऐड कीजिए, फिर बार-बार बुक पे मत जाइए, है ना? जी। हर सब्जेक्ट अलग-अलग डिमांड करता है। हिस्ट्री जो है, उसमें आपको नई चीज़ें बार-बार नहीं जोड़नी पड़ेंगी, इतिहास जो है वो बीत चुका घटना है। तो उसमें जो होना था वो हो गया। आप उसको एक बार तैयार कर लीजिए और अपनी ही पॉइंट को बार-बार पढ़िए। देखिए आपको उसमें कुछ कमी नज़र आ रहा है, अगर आ रहा है कमी तो उसको सुधारिए और वो एक बेस्ट आंसर बन जाएगा। दूसरा देखिए एक तरीका ये भी है कि आपको यूट्यूब, आजकल तो इतना फ़ायदा हो गया है, यूट्यूब पे किसी अच्छे, जैसे हमारे ग्रुप में देखिए रूपेश सर हैं, या अभी जो कोई टॉपर जो अच्छा कॉपी लिखेंगे, उनके आंसर को आप एक बार लिख लीजिए अपने से और उस आंसर में ढूँढिए कि क्या आपको कोई कमी नज़र आ रही है। अगर आ रही है तो उसको सुधार लीजिए और उसको आप एक नोट्स की तरह यूज़ कीजिए। ये भी कर सकते जी हैं। जी। ऑफ कोर्स। और मैं दिखा देता हूँ, कुछ बुक्स हैं मेरे पास, क्योंकि बुक्स तो इतने हैं कि कहने की बात नहीं है। एक्चुअली है क्या कि ऑफिस बन रहा है, तो उसमें वो पुट्टी-वुट्टी का काम चल रहा है। हाँ, लिफ्ट कर सकते हैं आरती, अगर कोई काम है तो। तो फिर भी मेरी बुक्स तो मेरे पास ही हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये स्पेक्ट्रम का दिख रहा होगा ये बुक, ये ले सकते हैं, ये तो जानते ही हैं। ये बिहार स्पेशल की एक ठीक अच्छी किताब है। ये है जी आपके इम्तियाज़ इम्तियाज अहमद अहमद। वाली किताब जो है, ये अच्छी किताब है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये आइस क्यूब पब्लिकेशन की है, तो ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक ले ले। एक दिन वर्ल्ड हिस्ट्री के कोई बच्चे हमसे पूछ रहे थे, तो यही वो किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री वाली। ये बहुत ही अच्छी किताब है, हम तो स्पेशली रिकमेंड करेंगे इस किताब को, आप इस किताब को ले लें। बहुत बेहतरीन किताब है ये, मतलब आप इतनी पतली, बहुत पतली किताब देख सकते हैं, और इतनी पतली किताब को पढ़ के जो है ना, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और इतने कंसाइज वे में इन्होंने लिखा है कि इस किताब को पढ़ने के बाद दोबारा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए है, लेकिन फिर भी कुछ समझ विकसित करने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। तो पहले वो जरूरी वाली किताबें पढ़ें, उसके बाद इसको पढ़ लें। तो किताब की समस्या का समाधान हो गया।
सर एनसीईआरटी की 6 to 12 पढ़नी पड़ेंगी क्या? ऑफ कोर्स आपको सारे 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेंगी। अगर आपको यूपीएससी देना है तो तमिलनाडु बोर्ड की भी एनसीईआरटी जो 6 to 12 है उनको भी पढ़नी पड़ेंगी। ये और मैंडेटरी सर है। बीपीएससी 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 के देना लिए है, भी एनसीईआरटी? बीपीएससी देना है तो आपको न्यू एनसीईआरटी प्लस ओल्ड एनसीईआरटी दोनों पढ़नी पड़ेंगी। तो ओल्ड एनसीईआरटी की कुछ किताबें मैं दिखा देता हूँ। सर स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा। ओके, मैं दिखा रहा हूँ। वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, एक्चुअली पीपीटी तो बनाया नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बुक है तो जी। वो मैं दिखा रहा हूँ। ये है एक आपका ये मिडावल की किताब है, ये सतीश चंद्रा जी का किताब है। ये देख सकते हैं, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से आता है। यहाँ पब्लिकेशन का नाम लिखा होगा। ठीक है, मैं फोटो भिजवा दूंगा स्टाफ को बोल के। ठीक है, वो जब पुट्टी उट्टी का काम हो जाएगा कंप्लीट तो फिर तो ऑफिस हो जाएगा, बन जाएगा। और ऑफिस बनने के बाद फिर जो है कि आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइव क्लासेस चलेंगी लाइव तरीके से, बहुत जल्द हो जाएगा वो कंप्लीट। ये मिडावल वाली है, सतीश चंद्रा की किताब है, ओरिएंट ब्लैक स्वान से आती है। उसके बाद इस किताब को देख सकते हैं आप। ये जो है कि एंशियंट वाली है, ये ओल्ड हिस्ट्री है। क्लास 6 में ये सारी हिस्ट्रियां चलती थी। तो ये रामचरण शर्मा की किताब है, इसको पढ़ सकते हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी की किताब है। ओल्ड एनसीईआरटी जब बंद हो गया 2004 के आसपास, तो फिर इन सारे राइटर्स ने क्या किया कि अपनी किताब को पब्लिकेशन को दे दिया छापने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते होंगे, ये ओरिएंट ब्लैक स्वान का लोगो लगा हुआ है। यहाँ ये ब्लैक हंस की तरह दिख रहा है ना, इस जगह दिखता होगा। तो इसी पब्लिकेशन की किताबें सर आती है। सारे क्लासेस का इसमें कंटेंट है या फिर ओनली मतलब क्लास वाइज है? नहीं, ये सारे कंटेंट है, ये सारे कंटेंट। अच्छा, एक ही बुक में मतलब 6 to 12 का कंटेंट हाँ, है? उस तरीके से उन लोगों ने कंसाइज कर दिया ना इन चीजों को। तो वो चैप्टर वाइज हटा करके जितनी चीजें लिखी थी उन्होंने, क्योंकि यही लोग थे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के ही प्रोफेसर हैं ये लोग। रामचरण शर्मा हो चाहे और भी, जैसे कि एक विपिन चंद्रा की किताब आती है, वो भी इतनी पतली ही आती है। तो वो गांधी जी का और उनके साथ कोई चंपारण आश्रम का फोटो लगा हुआ है। वो मेरी किताब किन्होंने ली, और ली तो ले ही ली, उन्होंने लौटा के दिया ही नहीं। इंदिरा देव अर्जुन देव का भी किताब था सेम इसी साइज का। मेरे पास किताबों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने लौटा के दिया नहीं, तो इसलिए वो गायब ही हो गया। और पढ़ लिया वो एक बार तो जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो जिनको चाहिए वो फोटो भेज देंगे हम आपको। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी हो गई। न्यू एनसीईआरटी के लिए कल मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम में बकायदे लिंक डाल दिया था सारे चीजों का। आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से पीडीएफ, हर चीज डाल दिया गया मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और किन्हीं का कोई डाउट है जल्दी से पूछें, फिर आगे बढ़ेंगे। एनीवन हैव एनी डाउट? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। सर फोटो की ठीक है, मिल जाएगी। बुक का पिक कर दीजिए। ओके, और किन्हीं की कोई डाउट? नहीं है। सर ये चंपारण सत्याग्रह वगैरह पे अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, क्योंकि समय भी कम ही है। 10 बजे तक ये क्लासेस चलेंगी। और कल बच्चे कैसे लिखेंगे उनके हेलो बारे में सर। फिर बता दिया जाए। हाँ हाँ, कृष्णकांत बोलिए। एक सर क्वेश्चन था, वो पूर्वी भारत में गुफा के बारे में बताना था, गुफा शिल्पित के बारे में। जी जी जी, तो उसका सर थोड़ा आंसर एक करवा देते, थोड़ा हिंट। ओके ओके, वो क्या करवा देंगे। प्रश्न क्या है? ये 69th मेंस का क्वेश्चन था, पूर्वी भारत में गुफा चित्र के बारे में था ना, डिस्कशन करने के लिए। तो उन चीजों का है। एक्चुअली क्या अच्छा करेंगे, अच्छा जी। ये कुछ चीजें तभी बता देंगे क्योंकि सारे बच्चों ने लिख के दिखाया नहीं है। तो उनको लिखने देते हैं 1-2 दिन, उसके बाद उनको हम डिस्कस कर देंगे अच्छे से, ताकि सारे बच्चे अलाइंड हो जाए। कृष्णकांत जी, आप चूंकि पहले से मेंस वगैरह भी दिए होंगे, या फिर आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको काफी एक्सपीरियंस है। लेकिन 1-2 दिन रुक जाइए, तो उससे होगा क्या कि सारे बच्चे धीरे धीरे अलाइंड हो जाएंगे। कुछ बच्चे साथ चलने जब लगेंगे तब इन चीजों को डिस्कस करेंगे, तो सबको एक साथ बेनिफिट हो जाएगा। सॉरी कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट कर देंगे हम लोग। बिल्कुल सर। तो अब देखिए इसका क्लास का कैसे आगे बढ़ेगा। ये इसमें आज जो है कि लगभग सारे पेड बच्चे हैं। तो अभी आपको जो है कि ये दिया जा रहा है। उसके बाद 1 फरवरी से क्या करेंगे कि बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा था कि कौन कौन ऑनलाइन यूज करते हैं। तो ऑनलाइन बहुत कम बच्चे यूज करते हैं, वो गूगल कैलेंडर वगैरह इनसे बहुत कम ही बच्चे, जितने बच्चे थे उनके 10% बच्चों ने भी मुझे मैसेज नहीं किया कि हम ऑनलाइन यूज करते हैं। तो उसका ऑफलाइन बनवा के उसके बाद हो सकेगा तो टाइप वाइप करवा के किसी तरीके से आपको दे दिया जाएगा। और क्या कहते हैं, आपको एक डेली पता चलते रहेगा कि आज आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये लिखना है, ये पढ़ना है।
इससे क्या होगा ना, आप एक बॉन्डिंग में रहेंगे, चीजें धीरे 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 खत्म हो जाएंगी, तो वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा 1 फरवरी के आसपास से। दूसरा चीज ये है कि आप लोग अपने पढ़ाई को करते रहें, उसके बाद आपका करियर काउंसलिंग किया जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, वो आपका बकायदे नोट कर लेंगे हम। आपका एक प्रोफाइल बनाएंगे कि कृष्णकांत जी हैं, इन्होंने मेंस दे रखा है, ये इतना चीज पढ़ रहे हैं, इसको इतना नंबर आया हुआ है, इनको इतना जानकारी है। तो फिर चूंकि ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें क्या होगा ना कि आपको, आपने जैसे मेंस दे रखा है, आप अच्छा आंसर लिख लेते हैं, तो आपको आंसर राइटिंग की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आवश्यकता क्या है कि कंटेंट डेवलपमेंट का, कि जैसे कि पूर्वी भारत में चित्रकला, वो जो भी गुफा चित्र वाला था क्वेश्चन, उसको कैसे आप में लिखें, उसमें इनपुट कहाँ से लाएं, तो आपको इन चीजों पे काम करना है। तो फिर आपको गाइड किया जाएगा कि हाँ ये चीजें करें। उसके बाद फिर न्यूज और करंट अफेयर की बात रहेंगी, तो न्यूज में भी 2 तरीके से चलेंगे हम लोग, कि करंट अफेयर में भी, कि एक तो जो करंट अफेयर डिटेल वाली होती है, जो मेंस में भी काम आती है, पीटी में भी काम आती है, डिटेल में काम आती है। और कुछ करंट अफेयर ऐसे होते हैं जो वन लाइनर होते हैं, कि राज्य का राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पे कौन हुआ, गोल मछली किस राज्य का मछली घोषित किया गया, तो गुजरात का घोषित किया गया। इस तरीके के करंट अफेयर होते हैं। तो उस तरीके के करंट अफेयर को हम लोग क्या करेंगे कि उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सप्ताह में 2-3 दिन के आसपास जो है कि करंट अफेयर के कुछ-कुछ मुद्दे जो है कि हम लोग आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, जैसे इससे पहले भी करते थे। उसके बाद ये मेंस का डिस्कस कर लेंगे। फिर आप जो है कि इस पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर एसे पे आएँगे। तब जो है ना धीरे-धीरे आप लोगों को पीटी की ओर बढ़ाया जाएगा कि आप लोग पीटी का ये पढ़ें, वो पढ़ें। अभी अप्रैल तक तो जिनका कि अच्छा पकड़ है, या फिर जो स्टार्टिंग में भी हैं, कम से कम आपने 10 घंटे अगर पढ़ते हैं, तो 6 घंटे आप मेंस पे दे लीजिए अप्रैल तक, और फिर 4 घंटे जो है कि इधर दे लीजिए पीटी पे। और फिर बाद में क्या करेंगे, किसी उसको रिवर्स कर देना है। मई, जून, जुलाई, ठीक है? उसमें क्या करना है कि 6 घंटे पीटी पढ़ना है, 4 घंटे मेंस पढ़ना है। अगस्त और सितंबर पीटी मोड में चले जाना है, फुल पीटी मोड में, क्योंकि पीटी नहीं निकलेगा तो फिर मेंस लिखने का कोई मतलब नहीं रहता है। और मेंस उन्हीं का निकलेगा 30 सितंबर के बाद, जो कि अप्रैल तक जम के मेहनत करेंगे, जम के आंसर राइटिंग करेंगे, जम के कंटेंट को पढ़ेंगे। बहुत जैसे कृष्णकांत जी अच्छा लिखे हैं, तो ये पढ़े भी होंगे अच्छा, तभी तो लिख पा रहे हैं अच्छा। बहुत सारे बच्चे ठीक है हिस्ट्री पढ़ लिए होंगे, पॉलिटी पढ़ लिए होंगे, लेकिन बिहार स्पेसिफिक चीजों को नहीं पढ़ पाए होंगे, कि जो जातिगत वाला प्रश्न आता है, या फिर गांधी नेहरू टैगोर की जो बुक किताबें हैं, वो भी मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा, ये भेज भी दूंगा। मेरे पास बहुत सारी किताबें, आप जितना भी है ना वो एकदम भरा पड़ा हुआ है, मेरा रूम किताबों से ही भरा पड़ा है। तो गांधी नेहरू टैगोर है, या फिर क्या कहते हैं, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों से जब मैं मिलता हूँ तो उन्हें पता चलता है कि पीटी तो पास कर लिया है, अब मेंस का कुछ पता ही नहीं है, तो उनका मेंस निकलता भी नहीं है। ठीक है, कोई सवाल करना चाह रहे हैं? कुछ पूछना है कि नहीं? हैंड रेज किए हुए। पूछना है तो पूछिए, ये तो बताएंगे गाइडलाइन हमको करना क्या है आगे। पूछना है, नहीं पूछना है? तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे के पहले से पढ़े हुए हैं, वो उसको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही रफ्तार में आएंगे ना, तो फिर आपको लगने लगेगा कि नहीं, पूरी रफ्तार में हम चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, आदित्य सर अगर कुछ ऐड करना चाहें आप तो। जी सर, काफी कुछ आप बोल चुके हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज हम बोलेंगे कि शायद कोई मैम थी, वो कह रही थी एनसीईआरटी 6 से 12th पढ़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। ये हर दूसरे दिन इस प्रकार का सवाल आता है हम लोगों के सामने, है ना। समस्या क्या है कि इसका जवाब आप खुद ढूंढिए, है ना। हम लोग से मत पूछिए आप, हम इसका रीजन बताते हैं। आप ये सवाल इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप पीवाई क्यों नहीं बना रही हैं, है ना। आप पीवाई क्यों बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और देखिए कि आपसे क्वेश्चन कहाँ तक बन पा रहा है, बनता है कि नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर आप बना पा रही हैं, आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 से 10 तक पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर आप 11-12 का पढ़िए, है ना। अगर आपको बुखार है तो आप फिर बुखार का ही दवा खाएंगी ना। सर थोड़ा सा हेलो, तेज बोलेंगे। जी जी, अभी ठीक है सर? अभी थोड़ा सा और लाउड कर लेंगे, माइक नजदीक कर हेलो, लेंगे। हाँ, माइक को हेलो, नजदीक कर लें सर। हाँ जी जी जी, अभी ठीक है? जी जी ठीक है। हाँ, हम यही कह रहे थे सर कि हम्म, समस्या जो है उसको चुनना पड़ेगा ना। अगर फीवर है तो फीवर का दवा खाएंगे आप, है ना। ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो रुपेश सर लाए, इतना शानदार कार्यक्रम, इसका तो मकसद ही यही है कि आपकी जो कमियां हैं उसको चुनकर उस पर वर्क किया जाए, है ना। नीति आयोग जो है वो
प्लानिंग कमीशन जो था उसके स्थान पर आया था, वो क्यों आया था? तो पहले कहावत थी कि सबका पैर जो है अलग-अलग प्रकार का है, तो सबको एक ही प्रकार का जूता क्यों दिया जाए? सबको 10 नंबर का जूता क्यों दिया जाए? किसी का पैर अगर 7 नंबर वाला ही है तो। वही तो चीज़ यहाँ पे भी है। विकेंद्रीकरण ही तो किया जा रहा है यहाँ पे भी रूपेश सर के द्वारा। आपकी जो समस्याएँ हैं, उसको आप चुनिए। अब जैसे कोई पूनम मैम है, उनको एनसीईआरटी में दिक्कत है, तो शायद हो सकता है कि कृष्णकांत जी को नहीं होगा प्रॉब्लम। ठीक है? सबके लिए अलग-अलग चीज़ें हैं। वन साइज़ नॉट फिट फॉर ऑल, बिल्कुल। सर, रुपेश सर बता रहे हैं। तो जी, जी। आप अपनी समस्याओं को उस तरीके से चुनिए। आप एनसीईआरटी अगर आपको 6th में अगर समस्या नहीं है, तो आप क्यों पढ़ेंगी? अब एक बात बताइए, अगर आपको सिंपल लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ही दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षांश देशांत क्या है, तब तो आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी का, है ना? तो आप इस तरीके का आप देखिए, अपने अंदर जो है आप लोग मान लीजिएगा आप लोग ऑफिसर बन चुके हैं, ठीक है? ये व्यक्तित्व जो है धीरे-धीरे आप उसको अपने अंदर निखारना शुरू कीजिए। इस प्रकार का सवाल जो है, ये सब खुद से इसका आंसर कीजिए, हम लोग गाइड कर सकते हैं ना। स्पून फीडिंग वाला चीज़ नहीं मत करवाइए हम लोगों से, है ना? तब मज़ा आएगा और तब आपका विकास बहुत तेज़ी से होगा। समझ रहे? थोड़ा टफ वर्ड है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ना? तो अभी हम लोग कह भी देंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, कीजिए और आप पता चलेगा कि 3 दिन बाद आप फिर वही सवाल करेंगे कि वो पढ़ना चाहिए क्या? 6 भी पढ़ना चाहिए क्या? ये सब की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी समस्याओं को देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसमें भी आप एक पेन पेपर लेके बैठिए कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है, उस सब्जेक्ट के किस पोर्शन पे दिक्कत हो रहा है। साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में फिजिक्स में दिक्कत है, केमिस्ट्री में है कि बायो में है। जिसमें समस्या है उसको टारगेट कीजिए। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री में किसमें दिक्कत है, मेडाइवल में दिक्कत है कि मॉडर्न में दिक्कत है। इतना विश्लेषण कीजिए। इसके बाद भी और भी विश्लेषण कीजिए कि आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत हो रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल मतलब कि साल, दिवस, नाम ऐसा पूछ दे रहा है तब दिक्कत हो रहा है, या कॉन्सेप्ट पूछ दे रहा है तब दिक्कत हो रहा है। आजकल जो है बीपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी ऑफ पूछना कोर्स। शुरू कर दिए हैं। पहले नहीं पूछता था। तो इतना इन डेप्थ जो है आपको एनालिसिस बहुत ज़रूरी है करना, तभी जाके जो है आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा, है ना? रुपेश सर से हमारी जब बात हुई थी, तो इतना समर्पित हैं आप लोगों को लेकर, तो यही कह रहे थे कि सबके लिए अलग-अलग प्लान करेंगे, उनका जुड़ाव आप लोगों के साथ अलग-अलग होगा बेहतरीन तरीके से। आपकी समस्याओं को इतने अच्छे से सर सोचते हैं, समझते हैं और सबके लिए हमको लगता है सर के पास जो है एक ब्लूप्रिंट है आप लोगों के लिए, है ना? एकदम निश्चिंत रहिए, अपनी समस्याओं को पहले खुद टारगेट कीजिए, थोड़ा आप हमारा मदद कीजिए, फिर हम आपका दोगुना मदद करेंगे, है ना? तो छोटी-छोटी समस्याओं को आप खुद सोचिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है क्या? है ना? यही नहीं, रोज़ेंट क्या जी, सिर्फ जी, बिल्कुल सर बोलिए। एनसीईआरटी नहीं, देखिए 3-4 चीज़ों को नोट कर लीजिए। पहला चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, चाहे वो पीटी का हो या मेंस का हो। बिल्कुल ही बिल्कुल, याद होना चाहिए। सपने में उठा के कोई पूछ दे ना, तो बता दे हाँ कि 2013 में ये वाला आया था, 2015 में ये वाला आया था, 2017 में ये वाला आया था। किसी भी एग्जामिनेशन का मैं गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद है, 40% क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। बीपीएससी मेंस में तो 80-70% क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर किन्होंने मेंस दिया है ना, तो वो इस चीजों को देख सकते हैं, बता भी सकते हैं। आदित्य सर भी लिखे हुए हैं, सब लोग लिखे हुए हैं, और आप लोग भी लिखे हुए हैं। हम दोनों को तो छोड़ दीजिए, आप लोग भी लिखे हैं ना मेंस। इसी बार क्या हुआ, जो 69th लिखने के लिए कोई गए होंगे, तो क्या हुआ इस बार? सारी चीजें वही पूछी गई थी, आप देख लीजिए घुमा फिरा के। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इसको नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 10 सालों के याद होने चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये छोड़ दीजिए कि पैटर्न बदल रहा है। अरे भाई, सिलेबस नहीं ना बदला है, पैटर्न ही ना बदला है, क्या पता पैटर्न फिर बदल जाए। रोना जो रोते हैं ना बच्चे कि सर ये नहीं हो पाया, इस बार ये क्वेश्चन आ गया तो हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए थे? इसलिए नहीं कर पाए थे कि आपने जो रिसेंट पैटर्न के हिसाब से एग्जाम में चीजें पूछी जा रही थी, आपने उसको किया, और जो प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से पूछी जा रही थी फेल कर गए। वो बच्चे कतई फेल नहीं करते हैं पीटी या मेंस, जो कि हर पैटर्न को अपने साथ लेके चलते हैं कि कुछ भी पूछे तो कम से कम 5 साल 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम याद होना चाहिए, विथ आंसर याद होना चाहिए। एकदम कोई पूछे तो जबान पे। पहली बात, सिलेबस लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, कुछ मत कीजिए। एक बढ़िया सा पेन पेपर लीजिए, बढ़िया सा सब एकदम लिखिए उसको, बढ़िया प्लेन पेपर पे अपने हाथ से लिखिए कि सिलेबस में क्या 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 है।
दूसरा दिन ये काम कीजिए कि अपना क्वेश्चन बैंक खुद से तैयार कीजिए, कंपनी को छोड़ दीजिए, पब्लिकेशन को छोड़ दीजिए, स्पून फीडिंग में मत चलिए, अपने से मेहनत करने का प्रयास कीजिए। उठाइए ना कि पटना कलम में कौन-कौन सा पूछा गया है, 63वीं, 64वीं, 65वीं में कौन-कौन पूछा गया है। जब आप अपने से लिखेंगे ना, उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को लिख रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि आप देखेंगे पटना कलम में सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन एक थीम पे रिपीट कर रहे हैं। तो एक टॉपिक हो गया आपके पास पटना कलम, उसके बाद उसमें इस पे चर्चा करें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें, कला संवर्धन के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें, चाहे जिस भी तरीके का क्वेश्चन उसने पूछा हो, आपको पता चल गया ना। देखिए आंसर लिखने का और मेंस में पास करने का ये गूढ़ मंत्र है कि पटना कलम पे उतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसका आंसर पढ़ने के बाद एक अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें, और कोई भी शॉर्ट नोट्स बीपीएससी हो या यूपीएससी 1 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 1 पेज मतलब 1 फोटोस्टेट का कॉपी आगे और पीछे। कैसे बनाना है शॉर्ट नोट्स वो भी बताएँगे, और कुछ बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स आपको दिखा भी देंगे। इंस्टाग्राम पे कल मैंने उसको डलवा दिया है, वो सोशल मीडिया इनिशिएटिव के तहत है, वहाँ पे डलवा दिया है, वो लिंक भी चला गया है। मैं कभी किसी को शेयर करने, लाइक करने कहता नहीं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका नुकसान है, क्योंकि वहाँ पे वो डाला गया है। किसी दिन आएँगे क्लास में भी बता देंगे, चूँकि आप पेड बच्चे हैं तो आपको तो बतानी हमारी ज़िम्मेदारी है। और ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो है, मैं यही बता देता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग वीडियो दूसरे चैनल पे जाएगा। वो चैनल सिर्फ पेड बच्चों को पता रहेगा। ठीक है? तो वहाँ पे आप जाके देख लेंगे, जिनका भी क्लास छूटे उठेगा, तो उनका चैनल ही मैंने बदल दिया। मुझे मतलब ही नहीं है कि सब्सक्राइबर हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब पेड पढ़ा रहे हैं तो फिर यूट्यूबर थोड़ी है टीचर। इन सारी चीज़ों को आप याद कर लेंगे। तीसरी बात, उसके बाद आप ये तय करेंगे कि हमको हिस्ट्री में 2 किताबें पढ़नी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? पहला बात है कि जब मतलब कि किसी को होता है ना कि दाल, भात, तरकारी 3 चीज़ तो होनी चाहिए। एनसीईआरटी को मान लीजिए दाल, भात, तरकारी। बेसिक कम से कम इतना तो खाएँगे ही ना, जिंदा रहना है तो एनसीईआरटी पढ़ना है। पहला काम, जिन्होंने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, चाहे वो कितने ही बड़े महारथी हो गए हों, जितना जल्दी से जल्दी हो सके एनसीईआरटी पढ़ के खत्म कर दीजिए आप। ज़्यादा समय नहीं लगने चाहिए। 6 क्लास का, 7 क्लास का किताब तो हम लोग फर्स्ट बार ही जब इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में बैठ के पढ़ा करते तो 1 दिन लगता था, 1 किताब खत्म। 1 दिन मतलब कि 4 घंटे दिया करते थे, इंजीनियरिंग भी पढ़नी होती थी हमारे, तो 2-3 घंटे ही लगते थे, 3-4 घंटे, तो आधा किताब पढ़ लिए, अगर टफ पड़ा तो। नहीं, फिर ज़्यादा टफ पढ़ने लगा तो 1 दिन में 1 चैप्टर पढ़ लिए। तो हम लोगों के पास चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज में ही हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो उससे क्या होता था कि समय कम रहता था। आपके पास समय पर्याप्त है, मेरा कहने का मतलब है कि 8 घंटा पढ़ते हैं तो कम से कम क्लास 6 का हिस्ट्री तो खत्म हो जाना चाहिए। 1 बार 2 बार उसको पढ़ के खत्म कर लीजिए। जिनको भी प्रॉब्लम है उससे क्या होगा कि आपकी बेसिक बहुत ही क्लियर हो जाएँगी। दूसरी बात, बेसिक सिर्फ क्लियर नहीं होंगे, बेसिक तो आपका क्लियर ऐसे भी होगा। एनसीईआरटी बुक क्या है कि 100, 150, 200 प्रोफेसर का रिसर्च है। उन्होंने जो अपने 50 साल के अनुभव में 40 साल, 30 साल के जीवन के अनुभव से इतनी किताबों को पढ़ने के बाद लिखा है, तो उससे क्या होगा कि हिस्ट्री पढ़ने का विजन क्लियर होगा। व्हाई वी आर स्टडीइंग हिस्ट्री, व्हाई वी आर स्टडीइंग ज्योग्राफी, क्यों सिलेबस में दिया गया है हिस्ट्री को, क्यों ज्योग्राफी को दिया गया है। अगर आप एसडीएम बन जाते हैं या डीएम बन जाते हैं, आपको कोई राज्य का मैप बनाने के लिए नहीं कहेगा, किसी राज्य का या किसी तहसील का, किसी प्रखंड का इतिहास लिखने के लिए कोई नहीं कहने वाला है। लेकिन फिर भी क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसी को क्यों लिया गया है? सिविल इंजीनियरिंग को क्यों नहीं लिया गया है? एस्ट्रोनॉमी को क्यों नहीं लिया गया? रॉकेट साइंस के सिलेबस को क्यों नहीं लिया गया इसमें? ये भी तो सोचना आपका काम है। एज ए ऑफिसर जब सोचते हैं, तो अगर आपको समाज को चलाना है ना, तो इतिहास का, समाज का, कला संस्कृति का, साहित्य का, इन सारी चीज़ों का समझ होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जब आप तैयारी कर रहे हैं ये सिविल सर्विस का, इसमें क्या होगा कि सफल हों या नहीं हों, ये तो दूसरा मैटर है। अगर आपने साल भर या 2 साल तक ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया है, सफलता आज मिले, कल मिले, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन आपका एक व्यक्तित्व सफल हो जाएगा, और आप जब दूसरा काम करने के लिए किसी दूसरे फील्ड में भी जाएँगे, तो भी आप झंडे गाड़ देंगे। इस चीज़ को समझें। आदित्य सर का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, पॉइंट से रह गया है, ठीक है? फिर भी आप देखिए, बात कीजिए इनसे। अच्छे से अच्छे सफल कैंडिडेट से ज़्यादा अगर आपको बातें नहीं बता दी है ये, ठीक है, मान लीजिए अंतिम रूप से भी सफलता नहीं होती है, क्या भूखे मरने वाले हैं कोई? उस स्तर पे पहुँच जाएँगे जो दोस्त सफल हो गए हैं ना, उससे ज़्यादा ऊपर तक चले जाएँगे लोग। इस चीज़ को समझिए, इसकी ताकत को समझिए। ये होता है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का ताकत। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। और तीसरी बात, हाँ, आदित्य जी।
जी सर, आप कह रहे थे उसी में हम एक चीज़ जोड़ते हैं कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है ना, वो एक उड़ान है, ठीक है? आपके पंखों को मजबूत करने का, ठीक है? आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर अपने पंखों को मजबूत करते हैं, उस तक पहुँचने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जब अपना पंख इतना मजबूत कर लेते हैं इस तैयारी के दौरान कि फिर आपको शायद कभी-कभी लगेगा कि ये लक्ष्य छोटा तो नहीं है मेरे लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि इससे आगे का भी रास्ता तय कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। एट लास्ट हम लोग तैयारी इसलिए कर रहे हैं, जैसे देखिए रूपेश सर ही हैं, इंजीनियर हैं, या हमारे कार्तिकेयन सर हैं, शशि जी हैं, वो एक मैम आती शालिनी मैम हैं, ये सब बेहतरीन ही स्टूडेंट और जिस फील्ड में ग्रेजुएशन किए थे वहाँ बेहतरीन काम कर सकते थे। हम लोग जॉब भी कर रहे थे, ठीक है? ऑफ कोर्स। लेकिन हम लोग यहाँ जब आए हैं यूपीएससी का या बीपीएससी की तैयारी करने, हमारा मकसद था कि हमारे जो समर्थ है, उसे समाज के लिए जो हो सके करेंगे, है ना? और उसके लिए यूपीएससी जो है या बीपीएससी है, वो एक माध्यम है। अब हमारा टारगेट क्या है? समाज के लिए कुछ बेहतरीन करना। अब वो किस ज़रिए से होगा, वो अब हम उसके लिए यूपीएससी दे रहे हैं। हमारा टारगेट ये नहीं कि हम यूपीएससी निकालना चाहते हैं, सैलरी के लिए ये आउटकम है, ठीक है? मेन पर्पस है समाज का सेवा करना। आप लोग में भी बहुत सारे होंगे, जो सिर्फ़ पैसे के लिए या पावर के लिए नहीं, आपका लक्ष्य ही होगा समाज के लिए कुछ करना, ठीक है? ऑफ कोर्स। तो इस चीज़ को रखिए आप प्रायोरिटी में, अपने पंखों को इतना मजबूत कीजिए कि आपका उड़ान जो है यूपीएससी, बीपीएससी से भी ना कहीं आगे निकल जाए, ठीक है? सीमित मत कीजिए। और अभी अगर टारगेट आप सिर्फ़ यही करेंगे कि हमको एग्ज़ाम पास करना है, तो आप अपनी क्षमताओं को सीमित कर रहे हैं। आप जो है अपने नॉलेज को बढ़ाइए, चीज़ों को सोचिए कि अभी सर बताए कि इतिहास को क्यों पढ़ा जा रहा है, भूगोल को क्यों पढ़ा जा रहा है, ठीक है? सोचिए कि आप एक ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, अभी देखिए एक वेब सीरीज़ आई थी, सब लोग देखे होंगे, एस्पायरेंट करके थी। उसमें देखिए एक मुद्दा आता है कि एक डीएमओ है, उसके सामने जो है एक एग्रीकल्चर ऑफिसर बात कर रहा है, ठीक है? और जो है उसमें कहता है कि एग्रीकल्चर संबंधित कुछ समस्या रहता है। आप सोचिए कि वो ऑफिसर है डीएम, उसको एग्रीकल्चर के बारे में सब पता है कि खरीफ में कितना पानी लगता है, रबी में कितना पानी लगता है, किस मौसम में क्या होता है। तो बोलता है कि बिजली बिल ज़्यादा कैसे आ रहा है? अभी तो पानी की ज़रूरत नहीं है, हैंडपंप चल नहीं रहा है, तो किसानों का बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है? कार्रवाई करता है। कहने का यही है कि ये जब हम लोग ऑफिसर बनेंगे या समाज के लिए जो कुछ करेंगे, तो हमारी जो ये नॉलेज है ना, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इनटेक है हमारा, यही हमारा काम आएगा बाद में, ठीक है? ऑफ कोर्स। और दूसरी खूब बात सारा आप पढ़िए अपने अंदर चीज़ों को और फिर ये बेहतर निकलेगा, कुछ ना कुछ बेहतरीन निकलेगा इसमें से। जी और सर। जिस दिन 68 का रिजल्ट आया था इधर ही, तो मैंने बच्चों को संबोधित किया था, चूँकि अलग-अलग जगह जाकर अलग-अलग बैचों में पढ़ाना रहता है। तो मैंने उन्हें बताया था कि देखिए हताश निराश नहीं होइए, अगर नहीं हुआ है, अगर आपके अंदर सच में टैलेंट है, तो जश्न मनाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है बीपीएससी में। ये बातें हज़म नहीं होती हैं। जिस तरीके से आदित्य सर ने कहा ना कि एक समय ऐसा आएगा तैयारी करते-करते कि वो लक्ष्य छोटा लगने लगेगा। ये बहुत सच्चाई है, इस बात को आप समझिए। अगर नहीं समझ सकते हैं, अपने विज़न को बड़ा कीजिए इस चीज़ों को सोचने के लिए। एग्ज़ाम्पल देते हैं। सुश्री मायावती एक शिक्षिका थीं, वो पीसीएस-वीसीएस का तैयारी करती थीं। किसी तरीके से स्कूल में माननीय काशीराम जी आए हुए थे, उन्होंने भाषण दिया। भाषण सुनने के बाद माननीय काशीराम जी को ये लगा कि ये लड़की बहुत ऊपर तक जा सकती है, इसका विज़न बहुत लंबा-चौड़ा है। काशीराम जी ने कहा कि क्या करती हो? कहा कि शिक्षिका हैं, तैयारी करते हैं। बोला कि ऐसा करते हैं कि तुम आईएएस बनना चाहती हो? तुमको हम ऐसा बना देते हैं कि तुम्हारे अंडर सारे आईएएस रहेंगे। ज़्यादा दिन नहीं लगा था, सत्ता बदली। सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थीं उत्तर प्रदेश की, बहुजन समाज पार्टी को चला रही हैं। रवीश कुमार जी दिल्ली गए थे यूपीएससी का तैयारी करने के लिए। आज के समय में आईएएस, आईपीएस कार का शीशा नीचे डाउन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। इसकी तैयारी के पावर को समझिए और बताते हैं। दिल्ली विधानसभा के 3 विधायक दृष्टि के ही छात्र थे, तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सोच रहे हैं उनके सामने क्या हो गया, वो पीसीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर की हैसियत? मतलब नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आप समझ रहे हैं ना पावर? कि आप एक दिन उस गद्दी पे जा सकते हैं, जहाँ पे कि आपको ये आपके नीचे ये लोग रहेंगे, उनको छोड़ दीजिए। बड़े-बड़े लोग हो गए।
ये वनली आईएएस के जो मालिक हैं, वो पीडब्ल्यू जो है, क्या कहते हैं, उनका एक विंग है वनली आईएएस वाला, उनके मालिक हैं सुमित अवस्थी साहब। सुमित रेवाड़ी जी का सिलेक्शन नहीं हुआ था 2017 तक, और वो दिल्ली के गलियों में भटक रहे थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बहुत की थी। 2012 से 17 तक 5 साल की उनकी मेहनत और मेहनत थी। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका बहुत सारे छोटे-छोटे जॉब लग रहा था, उन्होंने किया ही नहीं। मतलब जैसे कह रहे हैं कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इनकी ये मतलब मत समझिए कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इनका मतलब ये है कि उन्होंने छोटा जॉब किया ही नहीं। आदित्य सर कितने जॉब निकाल के बैठे हुए हैं, वो कर ही नहीं रहे हैं, नहीं करना है। मेरे दोस्त के बारे में कल मैंने जिक्र किया था ना, वो चूज करता है किस जॉब में है। मैं कल एक दो अपने मित्र से बात कर रहा था, सन्नी आलोक नाम है उसका। वो बोल रहा था कि नहीं सर ये अब जॉब ठीक नहीं लग रहा है। मेट्रो में गया, ठीक नहीं लग रहा है। वो सेना वाले में गया, बीआरओ में, अब ठीक नहीं लग रहा है। अब क्या करोगे? अब इसमें जाएंगे, मैं सीपीडब्ल्यूडी में जाएंगे। और पता चले 6 महीना बाद तुम वो भी छोड़ दे। 15 दिन 20 दिन पढ़ता है, बेसिक इतना स्ट्रांग है, कोई भी एग्जाम देने जाता है, एग्जाम निकल ही जाता है। ये सच्चाई है। मैंने बताया ना, कल आपके टेस्ट में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था किसी दूसरे नंबर से, किसी दूसरे नाम से, और आपके वो टॉप 5 लिस्ट में मेरा भी एक नाम है, और मैंने उस क्वेश्चन को सेट नहीं किया था। अब मैं वो उस लेवल का पढ़ाई भी नहीं करता हूँ कि वो टिक मारने वाला क्वेश्चन मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो किसी काम के हैं नहीं हमारे। फिर भी देखा कि देखें कि क्या चल रहा है, मेरा तैयारी प्रिपरेशन ठीक है या नहीं है, नॉलेज है या भूल गए। देख लीजिए आउटकम। और वो आउटकम ऐसे इसलिए था क्योंकि हम बच्चों को गाइड भी कर रहे थे, दूसरे बच्चों का मैसेज आ रहा था, रिप्लाई भी कर रहे थे, कई सारे क्वेश्चन तो हमारे छूट भी जाते थे, तब ये हालात थी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी बेसिक मजबूत है, पकड़ है आपके हाथ में, अगर आपका पंख मजबूत हुआ है, आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, नौकरी लगे तो भी, नौकरी नहीं लगे तो और अच्छा। मान ली डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर दृष्टि आईएएस के जो मालिक हैं, उन्होंने तो नौकरी छोड़ दिया है ना। नौकरी छोड़ने के बाद आज वो इतने बड़े हैं और इतने जानकार हैं कि उनके जो फ्रेंड होंगे, जो सेक्रेटरीट लेवल में सचिव वचिव बन गए होंगे, उनको तो कोई जानता भी नहीं है। उनकी पावर वावर सभी चीज ले लीजिए, पैसा भी ले लीजिए, पावर भी ले लीजिए। विकास दिव्यकीर्ति सर चाहे तो कहीं भी काम करवा सकते हैं ऑल इंडिया में, यस या नो? करवा सकते हैं ना। पैसे को तो छोड़ ही दीजिए, 1400 परिवारों का तो वो पेट पाल रहे हैं। पावर भी हो गया, पैसा भी हो गया, फेम, नेम फेम, उनसे ज्यादा किनको जानता है? कौन से सेक्रेटरी को आप जानते हैं? इनको जानते हैं ना। आने वाला युग इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर का युग आने वाला है, इस चीज को याद रखिए। सिर्फ जॉब 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 कुछ नहीं होता है। मैं इतनी बातें इसलिए बोल रहा हूँ, ये भागवत कथा, कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ना जाने किस किस तरीके के सवाल करते हैं। इसलिए मेंटरशिप है ही हर तरीके की चीजों को, समस्या का सॉल्व करने के लिए। क्लासरूम क्या होता है ना कि आए हिस्ट्री पढ़ाए चले गए। अरे हिस्ट्री पढ़ने के अगर हम सिखा देंगे तो आप ऐसे भी सीख जाएंगे, हिस्ट्री आप ऐसे भी पढ़ लेंगे, वो भी सिखा देंगे हम, ठीक है। वैसा नहीं है कोई चीज नहीं सिखाएंगे, बट हर चीजों को हम लेके चलेंगे। तो और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बता दे, उसके बाद फिर आगे बताएंगे हम। यस सर, इस चीज से बहुत सीखे सर। सर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ। आज भी हमसे क्वेश्चन नहीं लिखा पाया तो आधा घंटा हम डिप्रेशन में रहे हैं कि हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। देखिए बहुत ज्यादा depression में रहते हैं। आदित्य सर, हाँ देखिए सोनम मैम, आप जो है ना, आप या जितने भी स्टूडेंट हम सबको संबोधित कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, आंसर लिखते हैं ना जब, आप ये कोशिश मत कीजिए कि आप अच्छा आंसर लिखने के जा रहे हैं, है ना। कोशिश ही मत कीजिए कि हम बढ़िया लिखने वाले हैं कुछ। आप जो है घटिया से घटिया लिखिए, लेकिन लिखिए, ठीक है। आपसे भूमिका नहीं लिखा रहा है, डायरेक्ट सीधा बॉडी लिखिए, है ना। कुछ नहीं हो रहा है, सीधा पक्ष विपक्ष करके लिख दीजिए, पक्ष में ये है, विपक्ष में ये है। कुछ देखिए, बढ़िया लिखना घटिया लिखने से बात कीजिए, पहले आप शुरुआत कीजिए ना, एकदम मत सोचिए मैडम, है ना। एकदम डायरेक्ट आप लीजिए और घटिया से घटिया आंसर लिखिए। नहीं लिखने से अच्छा है घटिया आंसर लिखना। धीरे धीरे यही सुधार होता है। जितना सुधार दूसरा बुक, दूसरे के नोट्स, दूसरे के कॉपी पढ़ने से नहीं होता है, उससे ज्यादा जो है सुधार अपने घटिया चीजों को पढ़ के होता है, समझे। अपनी चीजों को आप कितना कैसा भी लिखिए, अगले दिन आप उससे बेहतर जरूर लिखेंगे। 1 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, जरूर लिखिए। अच्छा लिखने के पीछे मत जाइए, है ना। दिक्कत तब होती है जब आप सोचते हैं कि हम बेहतरीन लिखेंगे, और बेहतरीन लिखने के लिए टाइम चाहिए, नॉलेज चाहिए, जो धीरे धीरे आता है।
आप घटिया लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई समस्या नहीं है, आपको जो मन आ रहा है वही लिखिए। आपको अगर 1892 का नहीं आ रहा है तो उसके आसपास का लिखिए। शुरुआत में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको जो अच्छा लग रहा है वही लिखिए, लिखिए लेकिन जरूर, ठीक है। लिखने से काफी समस्याएं दूर होती हैं। आप जब लिखते हैं ना तो आपका पूरा आपका व्यक्तित्व आंसर में झलकता है, समझ रहे हैं आप? यस सर। अच्छा लिखने के पीछे मत भागिए, है ना। एवरेज लिखेंगे, और जानते हैं सच्चाई क्या है? आंसर जब आप मेंस के कॉपी पे लिखेंगी ना तो एवरेज ही लिखाता है, ठीक है। जितना आप सोच के जाइएगा ना उससे एवरेज ही लिखाता है, लेकिन वही उसी में से टॉपर भी बनते हैं। एक कहावत है ना कि समुंदर भर का सिलेबस है और बाल्टी भर पढ़ पाते हैं, लोटा भर याद रहता है, चुल्लू भर लिख पाते हैं और उसी में आंसर नंबर आता है, डूब के उसी में मर जाते हैं। जी जी बिल्कुल। एकदम अच्छा गंदा इस सब को मत सोचिए, बस लिखिए उसको, है ना। कोई डिप्रेशन का जरूरत नहीं है मैडम, है ना, कोई जरूरत नहीं है। आप लिखते जाइए, इतना आप मतलब सोच रहे यार हैं ग्रुप जिंदगी बहुत में बेहतर। डिप्रेशन होगा इन बातों के लिए, आंसर नहीं लिख पाए और डिप्रेशन हो गया। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। किस बात का डिप्रेशन? वो एकदम ये लाइन याद रखे, क्या लेकर आए थे क्या लेके जाएंगे। सर हमको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं हमसे हो भी पाएगा? अच्छा हम लोग किस कंप्लीट लिए हैं? होगा, ये इसलिए ऐसा लगता देखिए, एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, अगर उसके बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं और टीचर ने अगर भगीरथी प्रयास किया है, फिर टीचर किस बात के हैं? हम लोग टीचर हैं, हम लोग यूट्यूबर नहीं है अभी, तत्काल तो नहीं है। वैसे एक रिक्वायरमेंट है मेरे संस्थान में, पार्ट टाइम टीचर और फुल टाइम यूट्यूबर का, क्योंकि समझ इस तरीके से ही चलता है कि रील जब तक बनेगा नहीं तब तक लोग आएंगे नहीं। वो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइबर गिनते हैं। आप आज मुझे बताया गया है टीम के द्वारा कि अगर आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे तो वो जो है कि आप लाइव क्लास भी नहीं कर सकते। तो बोले इसमें मेरा थोड़ी नुकसान है, तो बच्चों का नुकसान है। अगर उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होता, लाइव होता, तो मैं लाइव करवा देता। अपना क्या है, दाल रोटी चल रहा है, जीवन चल रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम को जाके लाइक नहीं करते हैं, वो क्या होता है? फॉलो होता है इंस्टाग्राम में, क्या होता है भाई? क्या क्या फॉलो सर। फॉलो होता है? हाँ, फॉलो बताया था हमको। हम इंजीनियर हैं, हाँ फॉलो। हल्के में मत लीजिएगा, हम इंजीनियर हैं, लेकिन ये सब हमको आता नहीं है। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं चलाना ही नहीं चाहता। क्यों उस पे जाऊंगा? कल मैं ट्विटर खोला था, स्टाफ को बोला जरा देखो ट्विटर निकालो, जरा देखें रात में कि कुछ चीजें उसमें चलती है, सुनते हैं, अच्छा चीज आता है। बस 2019 में मैं चलाया था, 2020 में थोड़ा सा कोरोना के टाइम पे फिर लगा कि अब छूट गया, अब पता नहीं अकाउंट कहाँ चला गया, नहीं चला गया। फिर मैं कल देखा भाई वही बद पिटवा रहे हैं यार, क्यों, क्या माथा लगाना। एक बात बताइए, आपका एक काउंसलिंग करते हैं, कितने लोगों को YouTube पे वीडियो देखना, जिसे चंपारण सत्याग्रह पे कलम क्वेश्चन लिखने देंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो किताब से पढ़ के उसको लिखना पसंद करेंगे? और कितने लोग ऐसे हैं जो कि YouTube पे वीडियो देख के पहले सीखेंगे, उसके बाद लिखना पसंद करेंगे? मतलब दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म का। YouTube वाले हैंड रेज करें। एक हैंड रेज करते जाए, जल्दी जल्दी। एक ही है। किताब कितने लोग पढ़ के आप लिखेंगे? बुक वाला ज्यादा अच्छा रहेगा ना। कम से कम इसमें तो आप ठीक लाइन पे हैं। देखिए, PDF पढ़ना, बुक पढ़ना ज्यादा आसान है, वीडियो देखने में ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। कुछ वीडियो अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो है ना यूट्यूबर है ना, टीचर और यूट्यूबर में फर्क होता है, इस चीज को आप जान लीजिए। वो यूट्यूब पे वीडियो बनाया जाता है, वो प्रचार के पर्पज से। आपको पता है, मैं बताता हूँ, आज मैं अपना कैटलॉग लगाया हूँ, अपडेट किया हूँ। मेरे व्हाट्सअप, मेरा नंबर जिसके पास भी सेव होगा उसमें देखिएगा, उसमें कैटलॉग आता है। उसको एक एक दिन का प्रचार करने के लिए करीब 200 रुपये या कुछ रुपये अलग अलग प्लेटफॉर्म में मांगे जाते हैं। गूगल एडसेंस में एक एक प्रचार का 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 तक मांगा जाता है, इसलिए प्रचार कम है। अब वो उतने पैसे आपसे हम शोषण करें, फिर प्रचार में लगाएं, नहीं तो रील बनाएं, कुछ तो होगा। तो खैर वो संस्थान का बात है, मैं यहाँ नहीं बताना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि चीजों को, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? बंद करेंगे, ये 10 बज चुका है। कोई नहीं बोलना चाह रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि चीजों को आप अगर 20 मिनट में पढ़ सकते हैं ना, तो 40 मिनट का वीडियो बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। सोशल मीडिया तभी चलाइए जब आपको लगे कि हाँ फ्री टाइम है, मैंने सब चीज पढ़ाई कर लिया दिन भर, मैं 10-20 मिनट चला सकता हूँ,
उसमें भी यूजफुल चीज़ों को, जैसे किसी का कोई चैनल ऐसा हो जिसमें कि ये आ रहा है, नोटिफ़िकेशन आ रहा है, या फिर और कोई एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया जा रहा है, उन सब चीज़ों को देखिए, जनरल चीज़ों को मत देखिए आप, उनसे दूर हो जाइए, ठीक है? तो ये बेसिक बातें हैं। आज मैं एक चीज़ और ज़िक्र कर देता हूँ, चूँकि पढ़ाना रहता है तो सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम को देखना पड़ता है मुझे, वो मेरी मजबूरी है। मैं मूवी आज तक देखा नहीं, 60-70 मूवी के अलावा 70-71 से तो पक्का ज़्यादा मैंने देखा होगा, 100 के आंकड़े पार नहीं हुए। जीवन में कभी सिनेमा हॉल गया नहीं, इतनी उम्र बीत गई मेरी, आज तक नहीं गया हूँ, गया ही नहीं। कोई सोशल ऐसा सिनेमा नहीं है जिसको मैंने देखा नहीं। वो क्या कहते हैं, मैं सारे सामाजिक फ़िल्मों को देख लेता हूँ, लेकिन ऐसे-वैसे ये 12th फेल आया है, अभी तक मेरा टाइम नहीं निकल पाया कि किसी दिन बैठ के उसको देखें। अब सोचो, बोल रहा है अच्छा मूवी है, टीम ने रिकमेंड किया इसको देख लीजिएगा, तो ठीक है देखते हैं अब कब देख पाते हैं, कब समय मेरा निकलता है। अभी तक मैं उसको सेव करके रखा हूँ, मुझे दे दिया गया है, मेरे टाइम में से वो सेव है मूवी, बट अभी तक मैं देख नहीं पाया। खैर देख लूँगा, जब टाइम मिले तब। 1 महीने से तो सोच ही रहा हूँ, देखो कब तक टाइम निकाल पाता हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि आज प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आया, वो वीडियो करीबन 2.5 घंटे के थे। मैंने उसे कितने मिनट में देखा है पता है? ओनली 35 मिनट में 2.5 घंटे की वीडियो को मैंने देख के निपटा दी। और प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा इनपुट दिया। मैं किसी पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूँ। प्रधानमंत्री जी ने उसपे काफ़ी अच्छा इनपुट दिया। सोनम, अगर ऐसा आपको लगता है या फिर और भी कोई बच्चे, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कि डिप्रेशन वगैरह कुछ होता है, सबके जीवन में होता है और होना भी चाहिए। अगर हाँ, आप आम इंसान हैं, नॉर्मल इंसान हैं, तो डिप्रेशन, तबीयत खराब, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार होगा ही होगा। उसको जाके देखिए। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा बताया है, उनके कई सारे पॉइंटों पे, उसको देखिए तो समझ में आएगा। और इन सब चीज़ों से उभरिए, किन्हीं को भी हो, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ये एक मानसिक स्थिति होती है और इसको बुरा नहीं माना जाता है। कम से कम किसी ने अपने बीमारी के बारे में, बीमारी नहीं, मतलब अपने परेशानी के बारे में साझा तो किया। कुछ लोग तो ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं, वो रहते डिप्रेशन में हैं, समाज को दिखाने के लिए, हवा करने के लिए वो किसी से चर्चा नहीं कर सकते हैं, और उसका समाज भी ऐसा नहीं होता है कि वो इन चीज़ों से बात कर सके। तो पहले बोलिएगा तब तो पता चलेगा। आपका पेट खराब है, आपके सर में दर्द है, बोलिएगा डॉक्टर को, तब तो वो बताएगा इलाज। तो कम से कम आप इतना तो हिम्मत कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, हाँ मुझे दिक्कत है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ सर, मैं नहीं लिख पा रही हूँ सर, मुझे बेसिक से बताइए, तभी तो हम बता पाएँगे। ठीक है, तो यही सब बातें करनी थी, चूँकि 10:11 हो गए, 9 से 10 ही सेशन रहता है। तो अगर कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चलते हैं। फिर अगले दिन अगला होमवर्क देंगे और फिर अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। ये आज बेसिक था तो इसलिए हम लोग ने बेसिक चर्चा किया। कोई सवाल है किन्हीं का? सर वैसा मॉडल तो आंसर कोई मिलेगी सर? मॉडल आंसर के बारे में चर्चा जो हेलो कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल डिस्कस करेंगे इस पे। इसको कल डिस्कस करेंगे इन सारे प्रश्नों को, किसी को छोड़ेंगे थोड़ी। जी बताइए। सर मेरा तो इससे रिलेटेड कोई मतलब ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है सर, हुँ, बट मैं थोड़ा सा वो बोलना चाहता हूँ सर कि मैंने मैसेज भी किया था सर आपको कि हुँ, हुँ। मैं पीजी के लिए सर अच्छा ठीक, सीयूटी द्वारा समझ सीयूईटी वाला किताब हम निकाल देते हैं अभी, ठीक है। और बोलो। सर थोड़ा सा बता दीजिए सर। देखो इग्नू का लास्ट डेट चल रहा है, जिसको इग्नू में एडमिशन लेना है पीजी में जाके ले लो, ठीक है। इन्होंने सीयूईटी भरा है तो सीयूईटी वाला बता देंगे, वो है मतलब इतना तहखाने में इतना किताब है यार, क्या बताऊँ मैं। ठीक है, मैं निकाल के दे ही दूँगा तुमको। और थैंक यू सर। हाँ, तो सर ये इग्नू सीखने पे वो बुक सेंड कर देती है एड्रेस पे, टेक्स्ट बुक। अरे मैंने इग्नू वाला आज भेजा था इनको, स्टाफ को भेजा था, वो इंस्टाग्राम पे डालते हैं वो लोग, जाके देख लेना। ठीक है, वो बार-बार हर चीज़ जो है ना मैं व्हाट्सएप में भेजेंगे तो लोग को बुरा लगता है कि हर बार घंटी बजते रहती है। इसलिए मैंने सोचा है कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे डाला जाए, एक तो प्रचार भी हो जाएगा और दूसरा है क्या कि वो लोग बच्चे उसको सुनते चलाते हैं, खूब रील-वूल खूब देखते हैं। जी सर उ लेकिन काम के लिए नहीं देखते हैं। क्या होता है वो यूट्यूब में जैसे शॉर्ट आता है वैसे ही वहाँ आता है क्या? बोला कि वो हाँ सर, जल्दी-जल्दी चलता है। इतना यूज़लेस ऐप है ना सर, उसमें अगर एक बार आप चले जाइएगा ना सर, तो हाँ, मिनिमम 2 घंटा आपका टाइम वेस्ट होना ज़रूरी हो लाज़मी है। इसलिए तुम गए ही नहीं यार, तुमको पता ही नहीं है, तुम क्या टेंशन लें। जो गए हो तो वो जानो। आज प्रधानमंत्री भी इसका चर्चा कर रहे थे तब मैं बोल रहा हूँ। ये मैंने प्रधानमंत्री जी से अच्छा। सुना है कि बच्चे बहुत रील देखते हैं। बहुत ज़्यादा सर, बहुत हाँ, बहुत गंदा ऐप है सर ये। पता नहीं जो भी अच्छा गंदा रहे, अपना क्या है। हम ठीक है लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लास तो खत्म ही हो गई है। तो आप पूछिए किसी को कुछ पूछना है तो, नहीं तो चलेंगे अब। सर हुँ, हेलो हुँ, हुँ। सर आज जो आंसर हम लिखना चाह रहे थे सर, तो उसका यूट्यूब से भी देखे सर, सोशल मीडिया से भी, मतलब कि सर
तो कंटेंट देखे था, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा था, ये कैसे स्टार्ट आप करें? लेट से ज्वाइन किए क्लास? जी। कोई नहीं, इसका रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे यूट्यूब पे, देख लेंगे। ये पूरी रामायण खत्म हो गई है, बस सीता का नाम आपको पता नहीं है, सीता कौन थी ये पता नहीं है। ये 1 घंटे 4 मिनट का रिकॉर्डिंग मेरे टैब पे आ चुका है। यूट्यूब पे जाएगा, दूसरे चैनल पे जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, और जो चैनल दिया जाए ना उसमें होता है यूट्यूब में सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे यूट्यूब का हर चीज पता है, वो सेव वेव हर चीज पता है। मैं यूट्यूब चलाता हूँ क्योंकि उस पर मुझे कंटेंट मिलते हैं, काम की चीजें देखना रहता है मुझे यूट्यूब का पता है। मेरे पास प्रीमियम है, वो संस्थान के लिए भी है, तो उसमें 5-6 लड़के ऐड हो जाते हैं, तो 5-6 स्टाफ हैं, तो सब लोग मिलकर चलाते हैं। ठीक है, तो मैं डाल दूंगा वो यूट्यूब चैनल को, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा या सेव कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, या लाइक कर लीजिएगा, नहीं तो वो दिखेगा ही नहीं, उस पर सब्सक्राइबर है ही नहीं। वो एकदम नया नया चैनल बनवाया गया है सिर्फ पेड बच्चों के लिए, क्योंकि वो किसी भी ऐप पे हम डलवाएंगे तो उसमें होता है ना कि ऐप में बहुत फीचर नहीं रहते जितना फीचर यूट्यूब दे सकता है। तो वो बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए होता है ना, फॉरवर्ड करने के लिए 10 सेकंड 20 जी सेकंड। सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे रखा है, इसलिए उसका चैनल ही अलग बना लिया। ठीक है, और यूट्यूब सबके फोन में होता है ना, हाँ ऐसे कोई हाँ हाँ हाँ, एक और वो एकदम यूजफुल ऐप है ना, इसलिए भी। जी सर, जी सर। और कोई का कोई सवाल है तो बताएं। जो बच्चे मतलब कि एक अच्छे लेवल पे हैं, उनको ये कहानी पता नहीं कितनी अच्छी लगी, मुरारी बापू की कथा। तो ठीक है, अब आप लोगों को सबको साथ लेके चलना रहता है, तो थोड़ा सा तो शिक्षक को ध्यान रखना ही पड़ता है। बट आप इससे बिल्कुल हमें नहीं आके कि हमें ये सिर्फ बकवास करना ही आता है, और सारी चीजें भी पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो आदित्य सर